भारत के सबसे ताकतवर राजाओं की लिस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक, हर्षवर्धन तक, पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप तक और मुगल काल में अगर देखा जाए तो अकबर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक की बात होती है। लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट में अक्सर लोग एक ऐसे राजवंश के बारे में बात करना भूल जाते हैं जिसने भारत के बाहर भी जाकर राज किया था। उसके कब्जे में श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर और कंबोडिया जैसे देश थे। करीब 1000 साल तक इस डायनेस्टी ने इंडिया में रूल किया था और इसके राजाओं ने साउथ इंडियन पॉलिटिक्स पर काफी असर डाला था। ये राजा थे चोल और इनके सबसे महान राजाओं में से एक राजा थे राजेंद्र चोल। आज के इस वीडियो में आपको एशिया की सबसे ताकतवर नेवी रखने वाले चोल राजाओं का इतिहास पता चलेगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, चोल साउथ इंडिया के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। चोलों का जिक्र वैसे तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मिलता है, यानी कि मौर्य काल के दौरान अशोक के काल में। वहीं दूसरी तरफ संगम साहित्य और तमिल साहित्य में भी चोलों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन ये सारे सबूत बहुत कम है। यानी कि शुरुआती चोल राजाओं के बारे में हमें बहुत कम सबूत मिलते हैं। लेकिन फिर 9वीं सदी में विजयालय चोल के अधीन चोल राजवंश तेजी से उभरा। दोस्तों, 9वीं सदी में साउथ इंडिया में पल्लव और चालुक्य राजवंश अस्तित्व में थे। साउथ इंडिया में विजयालय चोल के बारे में कहा जाता है कि वो पल्लव राजाओं के सामंत थे, जिन्होंने 850 ईस्वी में चोल राजवंश की दोबारा स्थापना की। विजयालय के शासन के दौरान उन्होंने कई शिलालेख और ताम्रपत्र खुदवाए, जिनकी बदौलत आने वाले वक्त में लोग उनके बारे में जान पाए। दोस्तों, चोल साम्राज्य अपने राजा अरुलमोझीवर्मन के काल में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। साल 985 में ये गद्दी पर बैठे और इन्हें दुनिया राज प्रथम के नाम से जानती है। यह असल में उनका नाम नहीं था, बल्कि उपाधि थी। इतिहासकार हुए हैं नीलकंठ शास्त्री। उन्होंने अपनी किताब द चोलाज में लिखा है कि राज प्रथम और फिर उनके वंशजों ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जिसकी कैपेसिटी यूरोप के बाइजेंटाइन एम्पायर की तरह थी। शास्त्री बताते हैं कि राज प्रथम के उदय के साथ राजतंत्र में बड़े लेवल पर चेंज आया। अभिलेखों में राज प्रथम को तीनों लोकों का सम्राट या संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बताया गया। ये बात इसलिए भी कही गई होगी शायद क्योंकि तब तमिलकम के क्षेत्र में चोल, पांड्य और चेर 3 महान साम्राज्य थे। आज के टाइम पर अगर तमिलकम का एरिया देखना हो तो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सदर्न हिस्से को हम तमिलकम बोलते हैं। राज प्रथम के गद्दी पर बैठने से पहले तक चोल राजा पांड्य को हरा चुके थे और तमिलकम के नॉर्थ और ईस्टर्न हिस्से में एक बड़ी ताकत बन गए थे। जब राजा बने तो उन्होंने अपने एम्पायर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया और ये काम उन्होंने किया समुद्री व्यापार की बदौलत। अब जाहिर है कि समुद्र व्यापार करने के लिए आपको एक अच्छी नेवी और अच्छे खासे जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। राज प्रथम के दौर में ये सब कुछ बहुत अच्छे से डेवलप किया गया। चोलों ने कोरोमंडल तट से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर तक के एरिया के ट्रेड को कंट्रोल किया। इस काम के लिए उनके पास बड़े बड़े जहाज थे, जिसमें से एक जहाज का नाम कोलांडिया हुआ करता था। इन जहाज़ों का इस्तेमाल गंगा की यात्रा के लिए होता था। ये बड़े जहाज मलाया और सुमात्रा तक जाते थे। वहीं हल्की कोस्टल बोट्स भी हुआ करती थी, जो लोकल लेवल पर आने जाने के लिए या फिर ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती थी। दोस्तों, राज प्रथम को पता था कि समुद्री व्यापार के जरिए वो साउथ इंडिया के दूसरे राजाओं से काफी आगे निकल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने चेर राजाओं से कंडलूर की लड़ाई लड़ी। कंडलूर केरल में पड़ता है और जहाज़ों का गढ़ माना जाता था उस टाइम पर। इस लड़ाई में उनकी जीत हुई। अगले कुछ सालों में राज चोल ने खुद को साउथ इंडिया के सबसे बड़े मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के रूप में स्टैब्लिश कर दिया था। 10वीं सदी के खत्म होते होते उन्होंने पांड्य राजाओं के लगभग पूरे एरिया पर कंट्रोल कर लिया और इसके बाद वो इंडिया से बाहर निकल गए, जहां उन्होंने श्रीलंका पर हमला करके उसे जीता और वहां कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया। दोस्तों, राज चोल के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल ने भी चोल वंश को खूब आगे बढ़ाया। ये वही राजेंद्र चोल थे जिन्होंने 1025 में बंगाल के पाल राजवंश को हराया था और इस जीत के जश्न में उन्होंने तंजावुर से अपनी राजधानी को गंगईकोंडा चोलपुरम में शिफ्ट किया और जो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में था, वैसा ही मंदिर उन्होंने यहाँ पर भी बनवाया। राजेंद्र चोल को इसी जीत की वजह से गंगईकोंड चोला भी कहा जाता है, जिसका मतलब है गंगा को जीतने वाला। ये भारत के एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बाहर किया था। साल 1025 में उन्होंने इंडोचीन,
मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया में अपनी नेवी भेजी। इस तरह दोस्तों चोल राजा ज्यादा से ज्यादा अमीर होते चले गए। ये वो दौर था जब साउथ इंडिया का हर एक एरिया और हर एक ट्रेड रूट चोलों के कंट्रोल में था। जाहिर सी बात है कि इसका सारा प्रॉफिट चोलों के पास जाता था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में उस टाइम पर चोल वो राजा थे जिनको हराने वाला कोई नहीं था। इस तरह राजेंद्र चोल के टाइम पर साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज हुआ, जो आज भी वहाँ पर विजिबल है, दिखता है आराम से। इनके ही काल में साउथ ईस्ट एशिया में तमिल महिला संत कराईकाल अम्मयार की मूर्ति पहुंची। इसके साथ ही दूसरी मूर्तियां भी साउथ ईस्ट एशिया में बनाई गई, जैसे कि कंबोडिया के खमेर बंतेश्वरी मंदिर में झांझ बजाते हुए एक मूर्ति और बैंकॉक के संग्रहालय में रखी हुई नटराज की कांस्य मूर्ति। इसके साथ ही कंबोडिया और थाईलैंड में राजाओं को ब्राह्मण देवताओं के अवतार के रूप में पूजा जाना चोलों की सबसे ज्यादा विजिबल छाप है। वैसे दोस्तों राजेंद्र चोल सबसे महान राजाओं में से एक थे, लेकिन उनकी मौत के बाद साल 1070 ईस्वी से चोल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इस तरह चोल कई सालों तक साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते रहे। इस डोमिनेशन में सिर्फ उनकी जीत शामिल नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो काम किए, जिस तरह से उन्होंने आर्ट और कल्चर को डेवलप किया, वो भी चोल राजाओं की बड़ी खासियत रही है। तंजावुर में राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जो कि उनके काल के सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है अलग से, जिसे आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। 66 मीटर ऊंचा बृहदेश्वर मंदिर का पिरामिड नुमा विमान प्राचीन काल की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसके बाद जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, जिसकी इंजीनियरिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों अब सवाल आता है कि आखिर हम इतने बड़े साम्राज्य के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? क्यों हमारे पास मुगलों से काफी कम जानकारी इस राजवंश के बारे में है? जब इस सवाल की तरफ हम जाते हैं तो पता चलता है कि प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के बारे में हमारी जानकारी इसलिए बहुत कम है क्योंकि उस समय के सोर्सेज लिमिटेड है। अगर मुगलों से हम इस बात को कंपेयर करें तो मुगलों के पास अपने खुद के इतिहासकार थे, जिन्होंने मुगलों की हर एक पहलू पर जोर डाला है। लेकिन चोल डायनेस्टी के टाइम पर जानने के लिए जो भी प्राइमरी सोर्स है वो बड़े पैमाने पर ताम्रपत्र हैं, जो कि मंदिरों में रखे हुए हैं, और दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। इसलिए जितनी जानकारी हमें मुगलों के बारे में मिल जाती है, उतनी साफ तस्वीर चोल राजाओं की बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में हिस्ट्री पढ़ने लिखने में मेन स्ट्रीम हिस्ट्री पर ही फोकस किया गया है हमेशा से, उसमें भी सबसे ज़्यादा उन लोगों पर जो कि नॉर्थ इंडिया से जुड़े हों। इसीलिए अशोक, मुगल, हर्षवर्धन, इन सब के बारे में तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन साउथ इंडियन हिस्ट्री पर या रीजनल हिस्ट्री पर कम से कम ध्यान दिया गया है, और नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में तो उतना उस पर फोकस भी नहीं किया गया है। इस वजह से नो डाउट कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को तंजावुर के मंदिर के बारे में पता होगा, लेकिन इस मंदिर को राजराज चोल ने बनवाया था, इसके बारे में जानकारी बहुत कम होगी। और इस चीज़ का इम्पैक्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे देश में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एम्पायर है, मराठा एम्पायर, उस पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि समझा जाता रहा कि वो एक रीजनल एम्पायर था। वही चीज़ हुई है चोला डायनेस्टी के साथ। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें चोला डायनेस्टी के बारे में कितना कम पता था, इस वजह से क्योंकि वो एक रीजनल एम्पायर था। वहीं पर ये एम्पायर अपने आप में एक बहुत महान एम्पायर था। तो दोस्तों ये थी कहानी चोला एम्पायर की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।